नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का यानी कि सेक्शन 32A, इसमें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह धारा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में प्रावधान कर रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें धारा 32A फाइनेंस कमीशन निकाल लीजिए। दोस्तों, पहले हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और फिर इसको समझते चलेंगे। धारा 32 का की उपधारा 1 कह रही है कि राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करने के लिए यह वित्त आयोग का गठन करेगा। तो इसमें मुख्य रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक, राज्यपाल हर 5वें वर्ष के समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। क्यों करेगा? सिफारिशें करने के लिए। ठीक है, किस संदर्भ में सिफारिशें करने के लिए? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए सिफारिशें करने के लिए। ठीक है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई, अभी नहीं आई? अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप पढ़ रहे हैं वित्त आयोग, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? ठीक, वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। कब करेगा? प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर। ठीक है, क्यों करेगा? सिफारिशें करने के लिए। किस प्रकार की सिफारिशें करने के लिए? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति, उसका रिव्यू करने के लिए। ठीक है, अब इसमें यह बात भी कही गई है कि राज्यपाल जो सिफारिशें करेगा तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, उन पॉइंट्स के बाबत राज्यपाल सिफारिशें करेगा। मतलब उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग राज्यपाल से सिफारिशें करेगा। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको पढ़ ले रहे हैं उपधारा 1 को, तो आपको समझ में आ जाएगा। राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत, समझ रहे हैं आप, निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करने के लिए, यानी कि नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं 3, इनके लिए सिफारिश करेगा वित्त आयोग। सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। ये जो 3 पॉइंट हैं, वित्त आयोग इन तीनों पॉइंटों के संदर्भ में सिफारिशें करेगा और राज्यपाल को भेजेगा। मतलब वित्त आयोग का काम यह है कि इन तीनों पॉइंटों के संदर्भ में सिफारिशें करे और राज्यपाल को दे। अब ये 3 पॉइंट क्या कह रहे हैं, पहले आप का में पढ़िए। सिद्धांत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न। ठीक है, यानी कि यहां पे सिद्धांतों की बात आ रही है। सिद्धांतों के संदर्भ में सिफारिश करेगा जो निम्नलिखित के संदर्भ में होंगे। नंबर 1, राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का। राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण, जिसे उनके बीच विभाजित किया जा सकेगा, और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने अपने अंशों का आवंटन।
कुछ समझ में आया आपको या सब ऊपर से निकल गया? देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि राज्यपाल को वित्त आयोग निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करेगा। उसमें आपने का पढ़ा, ए में बता रहे हैं प्रिंसिपल्स, सिद्धांत के बारे में वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिशें करेगा। लेकिन वो सिद्धांत कौन से होंगे? सिद्धांत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे। ठीक है। नंबर 1, राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का। ठीक है, मतलब जो राज्य उद्गृहित करता है कर, शुल्क, पथकर और फीस, उनका शुद्ध आगम, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविएबल बाय द स्टेट, यानी कि राज्य ने जो उद्गृहित किए टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, तो उनकी जो नेट प्रोसीड्स है उसके संदर्भ में सिफारिशें करेगा कि क्या सिद्धांत होने चाहिए। दूसरा, राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण, जिसे उनके बीच विभाजित किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब राज्य और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के बीच जो वितरण होगा जिसे उनके बीच विभाजित किया जा सकेगा। मान लीजिए जो टैक्स राज्य ने उद्गृहित करा, जो टैक्स राज्य ने लगाए, वो टैक्स राज्य को प्राप्त हुए। ठीक है, तो उन टैक्सों का राज्य और जो ग्राम पंचायत है उनके बीच में विभाजन होगा। तो विभाजन किस हिसाब से किया जाए, इस सिद्धांत की सिफारिश वित्त आयोग राज्यपाल को करेगा। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। यहां पर डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण करना जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत द्वारा विनियोजित किया जा सकेगा। ठीक है, तो उनका डिटर्मिनेशन करना। तीसरे में, राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान। एक राज्य की एक संचित निधि होती है, उसमें से सहायता अनुदान मिल जाता है ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को। तो उसके संदर्भ में वित्त आयोग सिफारिश करेगा और राज्यपाल को देगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा विषय में जो अभी तक पढ़ाया है एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग राज्यपाल को कुछ चीजों के बारे में सिफारिशें देगा। वो कुछ चीजें क्या क्या हैं? नंबर ए में दिया है सिद्धांत। सिद्धांत कौन से? निम्नलिखित जो 3 पॉइंट है उनके विषय में। इन 3 पॉइंटों के संदर्भ में जो प्रिंसिपल्स कि कैसे कैसे क्या करना है। जैसे पहला है राज्य द्वारा उद्गृहित कर, शुल्क, पथकर और फीसों के शुद्ध आगम का। राज्य जो टैक्स लगा रहा है, जो ड्यूटीज लगा रहा है, टोल्स लगा रहा है, फीस लगा रहा है, तो उसमें जो नेट प्रोसीड्स हैं, जो उसको टोटल रिसिप्ट मिल रही है, टोटल पैसा आ रहा है राज्य के पास, उससे संबंधित सिद्धांत। दूसरा, राज्य और ग्राम पंचायतों आदि जो पंचायत हैं उनके बीच में जो बंटवारा किया जा रहा है उस टैक्सों का, तो बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये प्रिंसिपल्स जो है वित्त आयोग राज्यपाल को बताएगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो अपने सुझाव देगा। दूसरे पॉइंट में ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों का अवधारण। यहां पर डिटर्मिनेशन की बात आ गई कि जो टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं, इनका डिटर्मिनेशन करना, इनको अवधारित करना। ठीक है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि राज्य की जो संचित निधि है उसमें से जो सहायता अनुदान मिलेगा पंचायतों को, तो उसके संदर्भ में वित्त आयोग सिफारिश करेगा राज्यपाल से कि इतना इतना ऐसे ऐसे आप दिलवाइए, वो अपना सुझाव देगा। तो ये प्रिंसिपल्स की बात पढ़ रहे हैं आप,
और प्रिंसिपल्स में 3 पॉइंट आए ये। आगे आते हैं बी पर, खा, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक अध्युपाय, द मीजर्स नीडेड टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत। यानी कि वित्त आयोग राज्यपाल को यह सिफारिश करेगा कि कौन कौन से मीजर्स अपनाने चाहिए, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे पंचायतों की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव की जा सके, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आ सके। इसके लिए वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिशें करेगा। ठीक है। गा में कह रहे हैं कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि कोई अन्य विषय, एनी अदर मैटर, जो कि फाइनेंस कमीशन, जो कि राज्यपाल द्वारा फाइनेंस कमीशन को रेफर किया जाए। यानी कि राज्यपाल अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट समझते हैं और वो फाइनेंस कमीशन को रेफर कर देते हैं तो उन सब्जेक्टों पे फाइनेंस कमीशन राज्यपाल को सिफारिश करेगा। आगे आते हैं दोस्तों उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हताएं रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किए जाएंगे जैसे कि नियत की जाए। द फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। मतलब फाइनेंस कमीशन का एक तो चेयरमैन होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे चेयरमैन के अलावा। मतलब 1 + 2 टोटल 3 लोग हुए, एक तो चेयरमैन हो गया और 2 मेंबर्स हो गए। ठीक है। आगे उपधारा 3 कह रहे हैं वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा। द फाइनेंस कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर। मतलब फाइनेंस कमीशन अपनी प्रक्रिया खुद डिटरमाइन करेगा कि कैसे कैसे कार्य करना है। उपधारा 4 कह रहे हैं वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, किंतु त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने तक अपने पद पर बना रहेगा। इसमें रेजिग्नेशन की बात की गई है कि रिजाइन कैसे कर सकेगा। अगर कोई चेयरमैन या मेंबर रिजाइन करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर किए हुए राज्यपाल को संबोधित लेटर द्वारा रिजाइन कर देगा। लेकिन जब तक वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तभी ये माना जाएगा कि उसने उस अपना पद छोड़ दिया है। आगे आते हैं उपधारा 5 पर। वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी द्वारा शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है। यहां पर यह बात कह रहे हैं कि वित्त आयोग का अगर अध्यक्ष का पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है या वित्त आयोग के किसी सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, वेकेंट हो गई उसकी पोस्ट, तो उसके पूर्वाधिकारी यानी कि प्रीडिसेसर द्वारा उसे भरा जा सकता है। उसमें प्रीडिसेसर उसका जो होगा वो काम कर लेगा। उपधारा 6 पर आते हैं। उपधारा 6 कह रही है वित्त आयोग को अपने कृत्यों के संपादन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी। अब अभी तक तो वित्त आयोग के संदर्भ में हमने ये पढ़ा कि वित्त आयोग क्या क्या कार्य करेगा, कैसे कैसे क्या क्या सिफारिशें करनी है। अब उसे कुछ पावर्स दी गई हैं। तो इसमें 3 इन्होंने दी हैं। पहले में कह रहा है किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है। भाई किसी भी अधिकारी से, प्राधिकारी से कोई भी उसे अगर रिकॉर्ड चाहिए, कोई अभिलेख चाहिए तो उसे वो मंगा लेगा। दूसरे में कह रहा है साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है। अगर उसे मतलब एविडेंस चाहिए या कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो किसी व्यक्ति को बुला सकता है। सम्मन एनी पर्सन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस ए रिकॉर्ड। किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर देगा कि वो एविडेंस दे या कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे। तीसरे में कह रहे हैं ऐसी अन्य शक्तियां जैसी नियत की जाएं। यानी कि अन्य भी शक्तियां जो नियत की जाएंगी वो सब उसको प्राप्त होंगी। आगे आते हैं उपधारा 7 पर। राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। तो अब क्या हुआ कि वित्त आयोग ने सिफारिशें करी और राज्यपाल को दे दी।
तो अब राज्यपाल का क्या काम है? अब राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, उन सिफारिशों को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वित्त आयोग के स्पष्टीकरण ज्ञापन यानी कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रखवा देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह समझ में आई धारा? देखिए, यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और प्री में भी आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार पूरा विषय संक्षेप में फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए, धारा 32 का वित्त आयोग के संदर्भ में है, फाइनेंस कमीशन के। इसमें टोटल 7 उपधाराएं हैं, ठीक है। इसमें पहली उपधारा जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें सिफारिशों की बात की जा रही है। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेंगे और प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर गठन होगा। जिस वित्त आयोग का गठन होगा वो राज्यपाल को कुछ चीज़ों के बारे में सिफारिशें करेगा। किन किन चीज़ों के बारे में सिफारिशें करेगा? नंबर 1, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स कौन से होंगे? किन चीज़ों के संदर्भ में प्रिंसिपल्स के बारे में सिफारिशें करेगा? राज्य द्वारा उद्ग्रहित कर, जो राज्य कर लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं हम लोगों के ऊपर, तो राज्य द्वारा जो उद्ग्रहित कर हैं, शुल्क हैं, पथकर, टोल टैक्स लगाते हैं, फीस लेते हैं तरह तरह की, तो उनकी जो नेट प्रोसीड्स है उसके संदर्भ में सिफारिश करेगा वित्त आयोग। ऐसे ही राज्य और जो पंचायतें हैं उनके बीच में जो वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पैसे का, उसके संदर्भ में सिफारिश करेगा कि कैसे कैसे करें। फिर ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस यानी कि ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों को संनिर्देशित किए जा सकेंगे, उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। उनका अवधारण यानी कि इस डिटर्मिनेशन करेगा, टैक्सेस का, ड्यूटीज का, टोल्स का, फीस का डिटर्मिनेशन करेगा। उस संदर्भ में सिफारिश करेगा वित्त आयोग। तीसरा, जो राज्य की संचित निधि है उसमें से अगर कोई सहायता अनुदान किसी पंचायत को दिया जाएगा तो वित्त आयोग ये सिद्धांत बनाएगा, ये सिफारिश करेगा कि ऐसे ऐसे पंचायतों को आवश्यकता है और ये सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए जो भी मेजर्स चाहिए, जो भी उपाय करने चाहिए, उनके बारे में सिफारिश करेगा। और उसके बाद में कह रहे हैं कोई भी अन्य मैटर जो राज्यपाल वित्त आयोग को निर्दिष्ट करे उसके बारे में सिफारिश करेगा। तो आपकी समझ में आया कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन कर रहा है, वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिशें कर रहा है, खास तौर पे जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं उनकी नेट प्रोसीड्स के संदर्भ में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में और उनके डिटर्मिनेशन के संदर्भ में, और कैसे कैसे राज्य की संचित निधि में से उनको सहायता अनुदान दिया जाए उसके लिए, कैसे पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार आए, भाई कैसे पंचायतें जो है तरक्की करें, विकास करें, उसके लिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार आए, उसके लिए वित्त आयोग सिफारिश कर देगा। और अगर कोई अन्य मैटर मान लीजिए राज्यपाल रेफर करता है वित्त आयोग को तो उस संदर्भ में सिफारिश कर देगा। अब वित्त आयोग की एक पिक्चर आप अपने माइंड में बनाइए। वित्त आयोग में 3 लोग होते हैं, ठीक है, एक उसका चेयरमैन और 2 मेंबर। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ गई कि राज्यपाल महोदय ने फाइनेंस कमीशन बनाया, उनमें एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं, और वित्त आयोग इन चीज़ों के संदर्भ में सिफारिश करेगा, ठीक है। अब अगर कोई मेंबर रिजाइन करना चाह रहा है तो क्या है, एक एप्लीकेशन वो लिख देगा, उस पर साइन कर देगा और राज्यपाल को एड्रेस कर देगा। बस जब उसकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, रेजिग्नेशन लेटर, तो वो ये मान लिया जाएगा कि उसने रिजाइन कर लिया है, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। और वित्त आयोग की पावर्स की बात आई तो उपधारा 6 में वित्त आयोग की पावर्स बताई गई हैं कि वो किसी भी अभिलेख को मंगा सकता है, किसी भी अधिकारी से, किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है ना, और अन्य भी शक्तियां जो उसे प्रेस्क्राइब की जाएं वो पावर्स उसको दी गई हैं। तो आपने देखा कि राज्यपाल ने वित्त आयोग का गठन किया, वित्त आयोग किन किन चीज़ों के संदर्भ में सिफारिशें देगा वो सब चीज़ें इसमें बता दी गई। वित्त आयोग में कितने लोग होंगे वो बता दिया गया, वित्त आयोग से अगर कोई रिजाइन करेगा वो बता दिया गया, और फिर वित्त आयोग कैसे अपना कार्य करेगा, उसको क्या पावर्स हैं वो बता दिया गया। फिर लास्ट में जो उपधारा 7 है उसमें यह बता दिया गया कि वित्त आयोग ने राज्यपाल को सिफारिशें दे दी,
अब राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? तो राज्यपाल महोदय जो वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें दी गई हैं उस पर जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है, स्पष्टीकरण उनका है, स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ जो राज्य का विधानमंडल है उसके दोनों सदनों के समक्ष रखवा देंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अब आपको धारा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कहीं कुछ संशय लग रहा है, कच्चापन लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसे एक दो बार रिवीजन करने की आवश्यकता है और माइंड में पिक्चराइजेशन करने की आवश्यकता है। आप इस धारा को बेरेक्ट के साथ पढ़िए और वीडियो को आप सुनिए 2-3 बार, तो ये धारा आपकी पक्की हो जाएगी। और ये धारा दोस्तों प्री के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप खाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में मत रखा कीजिए कि आप खाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करें। टारगेट मेंस एग्जाम का बनाना चाहिए। तैयारी मेंस एग्जाम की होती है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा तो एक बाधा होती है जिसे पार करना होता है, असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा की है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का प्रयास भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।